एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में आपको टोटल 5 नंबर वाले सवाल जो भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे पहले देखिए मैंने आपको 3 नंबर के जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने करवाया हुआ है, तो वो वीडियो जो दिखिएगा। और इस वीडियो में आपको 5 नंबर के जो सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं उन सारे सवालों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूँ। इससे पहले आपको पॉलिटिकल साइंस के मैंने बहुत से वीडियो अपलोडेड किया हुआ है, वो अगर वीडियो नहीं देखा तो जाइए चैनल पे सारे के सारे वीडियो जरूर देख के जाइए एग्जाम से पहले। तो फिलहाल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। और देखिए चैनल पे लगातार आके चैनल को देखते चलिएगा कि वीडियो आया है अपने, क्योंकि देखिए यूट्यूब का रीच बोलिए या फिर नोटिफिकेशन किसी बच्चे के पास जा नहीं रहा, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप लोग लगातार चेक करते रहिएगा। ठीक है, तो आइए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल हमारा कि भारत में उच्च न्यायालय की जो रचना है और शक्तियों की क्या करना है, हमें व्याख्या करना है। रचना मतलब होता है कॉम्पोजिशन। तो देखिए भारत में रचना, जो उच्च न्यायालय की रचना है, उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीशों की जो संख्या वो अनिश्चित है, वो निश्चित नहीं होती। उनकी संख्या जो होती है समय समय पर राष्ट्रपति निश्चित कर सकता है। अप्रैल, ये डाटा दिया हुआ है, देखिए ये डाटा लिखना नहीं, आपको समझाने के लिखा हुआ है कि अप्रैल 1986 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 23 से बढ़ाकर उसे 26 कर गई। फिर फरवरी 1994 न्यायाधीशों की संख्या 26 से 28 कर गई। अतः अब एक मुख्य न्यायाधीश और 28 टोटल यहाँ पर न्यायाधीश रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश समेत 5 न्यायाधीश होते हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीश है। राष्ट्रपति नियमित न्यायाधीशों यानी रेगुलर जजेस के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के कुछ अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर शक्तियां बताने हैं, तो देखिए उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से किसी भी विवाद की क्या करती है, समस्त कार्रवाई कभी भी मांग सकता है। वो किसी भी विवाद का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में क्या कर स्थानांतरण कर सकता है, किंतु ऐसा उच्च न्यायालय तभी करता है जब उसे यह विश्वास हो जाए कि किसी भी विवाद में निष्पक्षता से न्याय नहीं किया या फिर जांच सही से नहीं हो, तभी वो एक काम करता है। और यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लिखी हुई है कि एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं वो इंग्लिश में से नोट डाउन जरूर कर ले। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, यहाँ पे लिखना चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आइए हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को विशेषता का क्या करना है, हमें व्याख्या करना है। तो देखिए संविधान में जो भी हमें मौलिक अधिकार दिए गए उनकी कुछ अपने ही विशेषता, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको निम्नलिखित बताई हुई है कि यह व्यापक और विस्तृत है। भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकार बड़े व्यापक तथा विस्तृत है। इनका जो देखिए वर्णन है संविधान के तीसरे भाग में 24 धारा आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। नागरिकों को देखिए टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए और प्रत्येक अधिकार की क्या विस्तार से यहाँ पर व्याख्या की गई है। फिर अगला हमारा कि मौलिक अधिकार जो होते हैं सभी नागरिकों के हित के लिए होते हैं। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की यह विशेषता है कि वे भारत के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। ये अधिकार सभी को जाति हो, धर्म हो, रंग, लिंग आदि के भेदभाव से बिना दिए गए, यानी सभी को देखिए समान मौलिक अधिकार प्राप्त है। फिर मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, कोई भी अधिकार पूर्ण और क्या असीमित नहीं हो सकता। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार भी असीमित नहीं है। संविधान के अंदर ही उन्हें क्या रखा गया, मौलिक अधिकार अनेक प्रतिबंध में लगाया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लगाया हुआ है आपको मौलिक अधिकार जो भी दिया गया है। ठीक है, तो ये हिंदी में आंसर था और यही बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो इसे इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिए। 3 पॉइंट आपको लिखा हुआ हिंदी में 3 पॉइंट लिखा गया था, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल हमारा कि शासकों की सीमा के निर्धारण, ठीक है, के लिए शासकों की जो सीमा का निर्धारण वो हमारे संविधान के द्वारा करना क्यों जरूरी है। क्या ऐसा कोई भी संविधान हो सकता है जहां पर नागरिकों को कोई अधिकार नहीं दिया, ये बात हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए प्रत्येक संविधान द्वारा शासकों की सीमाओं का जो निर्धारण किया जाता है, इसके मूल में प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि शासकों को निरंकुश वो भी कुछ लिमिटेशन लगाना जरूरी है तथा असीमित शक्तियों पर नियंत्रण लगाकर जनता के हितों को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। उनके अधिकारों को सुरक्षित करना संविधान का एक महत्वपूर्ण काम होता है। संविधान के शासकों की शक्तियों पर अंकुश के व्यापक प्रावधान मौजूद है। किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस शक्ति का उपयोग जनता द्वारा मताधिकार के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त अविश्वास प्रस्ताव हो गया, काम रोको प्रस्ताव हो गया, स्थगन प्रस्ताव हो गया, प्रश्न पूछकर भी जनता द्वारा शासक वर्गों के निरंकुश और असंवैधानिक व्यापार पर क्या नियंत्रण रखा जा सकता है। संविधान जो होता है
शासकों की सीमाओं को अन्य तरीके से भी नियंत्रित कर सकता है। संविधान में देखिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या की गई है, जिसका उल्लंघन कोई भी सरकार यहाँ पर नहीं कर सकती। नागरिकों को अकारण मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया सकता है। सरकार पर यह भी महत्वपूर्ण अंकुश का कार्य करता है। विश्व में ऐसा देखिए कोई भी संवैधानिक देश नहीं है जहां पर नागरिकों का अधिकार विहीन रखा गया, मतलब उनको कुछ ना कुछ अधिकार जरूर दिए गए, मौलिक अधिकार हो, नागरिक अधिकार, मौलिक हर टाइप को कुछ ना कुछ अधिकार उनको मिले हुए, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अगला सवाल हमारा ये बात है कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी के लिए लिखी हुई है कि व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ द रूलर, कैन देयर बी एनी सच कॉन्स्टिट्यूशन विच डू नॉट गिव एनी राइट टू द सिटीजन, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी है वो इसे नोट डाउन कर ले, इंग्लिश में इंग्लिश वाले विद्यार्थी उसे इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति, बेहतरीन सवाल है, मार्क कर लीजिए VVI सवाल में। और इस सवाल को देखिए आप कितना भी बोलिएगा नहीं कि सर इससे छोटा कर दीजिए, देखिए सबसे छोटा रूप में लिखा हूँ, ये बहुत बड़ा होता है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लिखने जाइएगा ना तो 2 पन्ना का ये सवाल होता है लगभग कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं किन आपातकालीन शक्तियों में उनका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर भारत के राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति, जैसे आप झारखंड में रहते हैं, अगर आप अभी मैं आपको बताता हूँ लगभग 2000 के 2001, 2003, 2000 के बाद की घटनाओं देखें तो झारखंड में मोस्टली राष्ट्रपति शासन लगा हुआ रहता था। अगर आपको नहीं पता, जब मधु कड़ो की सरकार थी या फिर बहुत जब सरकार थी तब मोस्टली भारत बोल रहा बच्चों, झारखंड में हमेशा राष्ट्रपति शासन लगा हुआ रहता है। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर लगा हुआ रहता था। क्या बातें हैं देखिए वही हम लोग पढ़ते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति संविधान के अनुसार राष्ट्र का वैधानिक क्या होता है, मुखिया होता है। संकट काल के दौरान राष्ट्रपति का विशेष अधिकार प्राप्त है, वो 3 अवस्था में देखिए संकट काल को घोषणा कर सकता है। और ये अवस्था पहले 3 इस प्रकार से कि जब पहला क्या, किसी देश, जब हमारे देश पर किसी विदेशी शक्ति का आक्रमण हो या फिर संभावना हो, या फिर देश में सशस्त्र विद्रोह, या कह सकते हैं कि हमारे देश में जो सिविल वॉर घोषित हो चुका हो, तब इसको क्या भारत के राष्ट्रपति क्या आपातकालीन शक्ति को प्रयोग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इन्हें क्या सकते हैं, आपको पावर दी हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, आंतरिक अशांति कारण देश के किसी भी भाग या पूरे देश की सुरक्षा खतरे में, तो राष्ट्रपति आपातकालीन या फिर संकटकालीन स्थिति घोषणा कर सकता है। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति को जब विश्वास हो जाए कि किसी राज्य में शासन का, जो मैंने आपको बताया झारखंड राज्य का एग्जांपल दिया, यही पर देख दिया था, किसी शासन का राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा, तो संकट काल की घोषणा कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के दौरान राज्यों में संविधान के असफल होने की दिशा में राष्ट्रपति प्रांतीय क्या आपातकालीन घोषणा कर सकता है। इसके लिए राज्यपाल को सूचना मिलना आवश्यक नहीं है, वो लगा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति की जब विश्वास हो देश भर में आर्थिक संकट या गड़बड़ा गया हो या फिर उत्पन्न हो रहा है, तो सारे देश की स्थिति की जो स्थिति डंबाडोल हो गई, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास हो जाए कि पूरे भारत या फिर किसी भी भारत में आर्थिक व्यवस्था खतरा पैदा हो गया, तो राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये बात याद रखिएगा। 3 पॉइंट है, जितना अपने हिसाब से लिखिएगा इस सवाल को उतना बेहतरीन है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इतना लिखना कंपलसरी नहीं, आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं और अपने हिसाब से चाहे तो इसे छोटा कर लीजिएगा, लेकिन मुझसे मैं आपको इतना छोटा समझा सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा छोटा करूँगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि क्या 3 प्रकार से भारत के राष्ट्रपति जो आपातकालीन शक्ति को अपना प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और यही बात देखिए यहाँ पर इमरजेंसी पावर के बारे में लिखी हुई है कि विच इमरजेंसी पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और व्हाट आर द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के जो भी विद्यार्थी है वो इसे इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए हमारा कि भारत में विगत 14 चुनावों के दौरान मतदाताओं के प्रतिमानों और रुझानों का हमें क्या करना, वर्णन करना है। तो देखिए ये चुनाव से जुड़ा हुआ है, ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो इस सवाल को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं या फिर अगर देखना चाहे तो देख लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने जो मुझे लगा मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा फैसला। अगर आप लिखना चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से, लेकिन मेरे साथ मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैं इस सवाल को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखिए 5 नंबर सवाल वही इंग्लिश में भी लिखा हो, तो इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी लिख लीजिएगा। अगला सवाल ये बेहतरीन सवाल है, भारतीय चुनाव प्रणाली को हमें समझाना है, यानी इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम को समझाना है कि भारत में प्रतिनिधित्व में प्रजातंत्र को अपनाया गया है, जिसमें समय समय पर देखिए विभिन्न स्तर पर विभिन्न पद के लिए क्या होता है, चुनाव की प्रक्रिया जारी रहती है। संविधान के निर्माताओं ने इस प्रक्रिया को क्या संपन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग का क्या गठन किया है। चुनाव में देखिए हिस्सा लेने के लिए भारत के जो भी व्यक्ति हैं उन्हें वैश्य मताधिकार प्राप्त है, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपनाया गया है, अर्थात प्रत्येक वैश्य व्यक्ति को चुनाव में मत प्रयोग करने का अधिकार हो, चाहे वो देखिए किसी भी धर्म, जाति, विशेष लिंग का, उससे कोई फर्क नहीं है। आजकल भारत में 18 वर्ष के व्यक्ति को क्या माना, वयस्क माना जाता है। भारतीय चुनाव प्रणाली की दूसरी व्यवस्था यह है कि चुनावी क्षेत्रों का निर्माण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है, अर्थात पूरे देश को निश्चित चुनावी क्षेत्रों में बांट दिया जाता है।
इस चुनाव क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छा एवं पसंद के अनुसार अपने मत के वोट का प्रयोग करता है, परंतु एक निश्चित क्षेत्र से चुने जाने वाला व्यक्ति उस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व करता है, और चाहे वो उसको वोट दी हो या फिर नहीं। इस प्रकार से यह जो संयुक्त क्या कहलाता है, चुनाव क्षेत्र होता है। और यही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई है, तो इंग्लिश मीडियम के जो भी विद्यार्थी वो इससे इंग्लिश में नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो मैंने टोटल आपको 6 सवाल करवाए, जिसमें से मुझे 5 इंपॉर्टेंट सवाल लगते थे, वो मैंने आपको करवा दिया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।